नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतरा भाग 2 के पाठ गांधी, नेहरू और यासिर अराफात के बारे में। यह भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे लेखक भीष्म साहनी के बारे में। आज़ादी के बाद गद्य लेखकों में भीष्म साहनी का एक महत्वपूर्ण नाम है। उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, संस्मरण, अनुवाद, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कृतियाँ भीष्म साहनी के नाम से हैं। अगर उपन्यासों की बात करें तो तमस, कड़ियाँ, झरोखे, बसंती, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर जैसे कई उपन्यास उनकी उल्लेखनीय कृतियों में माने जाते हैं। तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। भीष्म साहनी नई कहानी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अमृतसर आ गया, चीफ की दावत जैसी उनकी कहानियाँ काफ़ी मशहूर हुई हैं। प्रस्तुत संस्मरण उनकी पुस्तक आज के अतीत से लिया गया है। 3 लोगों के 3 अलग अलग व्यक्तित्वों के बारे में उनकी मुलाकात, उनके अनुभव यहाँ पे हम देखेंगे। पहला संस्मरण महात्मा गांधी से संबंधित है। जब लेखक ने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी सेवाग्राम के उनके आश्रम में। यह घटना 1938 के आसपास की है। गांधी का आश्रम सेवाग्राम में था, महाराष्ट्र के वर्धा के पास। और उन दिनों लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी वहाँ गांधी जी की ही एक पत्रिका नई तालीम के सह संपादक थे। लेखक बलराज से और साथ साथ गांधी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम पहुँचे 1938 में। और यहाँ पर गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई उसकी विस्तार से चर्चा लेखक ने की है। लेखक से पहली मुलाकात गांधी जी की सेवाग्राम में प्रत्येक सुबह जब गांधी जी टहलने निकलते थे उस दौरान हुई। लेखक गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेखक को लगा कि गांधी जी जैसा तस्वीरों में दिखते हैं लगभग वैसे ही उसे लगे। यहाँ तक कि तस्वीरों में जो घड़ी देखी थी गांधी जी की कमर से लटकी हुई घड़ी भी बिल्कुल वैसी ही थी। लेखक को गांधी जी का हंसमुख स्वभाव काफ़ी पसंद आया। जब लेखक ने गांधी जी को याद दिलाया कि आप कभी हमारे शहर रावलपिंडी आए थे तो गांधी जी को तुरंत याद आ गई बात और उन्होंने अपने उस यात्रा के मेज़बान की भी चर्चा की। गांधी जी की याददाश्त से लेखक काफ़ी प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त गांधी जी की समय की पाबंदी, गांधी जी के हंसमुख स्वभाव, शांत स्वभाव और साथ साथ उनके व्यक्तित्व का प्रभाव लेखक पर पड़ा। इस दौरान लेखक की मुलाकात गांधी जी के सचिव महादेव देसाई और डॉक्टर सुशीला नैयर से भी हुई। लेखक ने सेवाग्राम की प्रार्थना सभा का जिक्र किया है, जहां पर अलग अलग देशों से कई लोग गांधी से मिलने भी आया करते थे। लेखक ने एक जापानी भिक्षु का जिक्र किया है जो रोज़ शाम में गांग बजाता हुआ आश्रम की प्रदक्षिणा किया करता था और प्रदक्षिणा करने के बाद प्रार्थना सभा में आकर गांधी जी को आदरपूर्वक प्रणाम करता था। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोगों में गांधी के प्रति कैसी श्रद्धा की भावना थी। सेवाग्राम में लेखक की मुलाकात गांधी के अतिरिक्त कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों से भी हुई, जैसे मीराबेन, गांधी की पत्नी कस्तूरबा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे, क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आज़ाद। लेखक जिक्र करता है कि किस प्रकार क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आज़ाद हथकड़ियों समेत ट्रेन से कूदकर भाग गए थे और बाद में काफ़ी समय तक छिप कर रहे थे। उन पृथ्वी सिंह आज़ाद से भी लेखक की मुलाकात सेवा आश्रम में होती है। लेखक ने एक घटना का जिक्र किया है जिससे गांधी जी के सेवा भाव का और उनके शांत स्वभाव का पता चलता है। एक दिन लेखक जब घूमता हुआ आश्रम के पास कुछ दूर गया तो आश्रम के पास ही एक खोखे में 15-16 साल का एक किशोर जो पास के गांव का था, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था पेट दर्द के कारण। लोग इकट्ठा हो गए थे, वह चिल्ला रहा था और बार बार बापू को बुलाने को कह रहा था। वहाँ पर एक आश्रमवासी भी उपस्थित था जिसने कहा कि बापू अभी ज़रूरी मीटिंग में हैं और नहीं आ सकते। लोगों ने वैद्य को बुलाने को कहा लेकिन वह लड़का लगातार चिल्लाता रहा, नहीं बापू को बुलाओ, बापू को बुलाओ। तभी दूर से गांधी जी आते हुए दिखाई दिए। नंगे बदन पर एक शॉल ओढ़े गांधी जी आ रहे थे, यानी कि वह एक ज़रूरी मीटिंग को छोड़कर, जैसे ही उन्हें उस किशोर के बारे में पता चला तो वह ज़रूरी मीटिंग को छोड़कर वहां आ गए। उन्होंने उस किशोर को देखा, उसका पेट सहलाया, पूछा ईख पीता रहा है ना। दरअसल बहुत ज़्यादा ईख पीने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन गांधी जी उस पर नाराज़ नहीं हुए। उसकी पीठ सहलाते रहे, उसे उल्टी कराई और तब तक वहीं मौजूद रहे जब तक उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। तो इस घटना से पता चलता है कि गांधी जी कितने शांत स्वभाव के थे और किस तरह से दूसरों के प्रति उनमें एक प्रेम की भावना मौजूद थी। इसके अतिरिक्त लेखक जिक्र करता है कि किस प्रकार गांधी जी अपनी निगरानी में लोगों के इलाज भी किया करते थे। एक दिक् के रोगी का जिक्र किया है लेखक ने जिसका इलाज गांधी जी की निगरानी में होता था।
तो इस संस्मरण को हम देखें तो गांधी जी के स्वभाव के बारे में हमें कुछ बातों का पता चलता है। एक बार उनको देखें। गांधी जी की समय की पाबंदी, वो रोज़ सुबह 7 बजे निकलते थे और घूमने के बाद वापस लौटते थे। उनका हंसमुख स्वभाव, कभी भी लेखक ने उन्हें क्रोधित नहीं देखा। उनकी अच्छी याददाश्त, लेखक द्वारा जिक्र करने से ही उन्हें अपनी रावलपिंडी यात्रा की पूरी याद आ गई। उनका शांत स्वभाव, उस बालक के ईख पीने के कारण उतनी ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आने के बाद भी गांधी जी को उस पर कोई क्रोध नहीं आया। उनकी सेवा भावना, अपना सारा ज़रूरी काम छोड़कर उस बालक की सेवा की गांधी जी ने। तो इन सब बातों को हम इस संस्मरण में देख सकते हैं। गांधी के बाद लेखक का दूसरा संस्मरण नेहरू के बारे में है। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी। घटना लगभग उसी समय की है, यानी कि 1938 के आसपास, जब नेहरू जी ने कश्मीर की यात्रा की थी। कश्मीर में नेहरू जी को जहां ठहराया गया था, उस बंगले के मालिक लेखक के फुफेरे भाई थे और नेहरू जी की मेहमान नवाजी में मदद के लिए लेखक के फुफेरे भाई ने लेखक को आमंत्रित किया था। लेखक को यह मौका अच्छा लगा नेहरू से मुलाकात का, तो लेखक तुरंत तैयार हो गए और कश्मीर पहुंच गए। लेखक ने नेहरू जी के स्वागत यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है कि किस तरह कश्मीर के लोग शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक नेहरू के स्वागत के लिए खड़े हो गए। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में ही यह शोभा यात्रा सराय कदल से आगे तक पूरे झेलम नदी के दोनों किनारे लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। लेखक इससे बताना चाहता है कि किस तरह से नेहरू जी आम जनता में लोकप्रिय थे। नेहरू जी की लोकप्रियता के अतिरिक्त लेखक ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, जिससे हमें नेहरू जी के स्वभाव के बारे में पता चलता है। लेखक नेहरू जी के तार्किक स्वभाव को समझाने के लिए एक घटना का जिक्र करता है, जहां खाने की मेज पर नेहरू जी और उनकी बहन रामेश्वरी नेहरू के बीच धर्म को लेकर बहस हो गई। नेहरू जी ने थोड़े से क्रोध में कहा कि वो भी धर्म का मतलब समझते हैं। धर्म का अपना मतलब समझाने के लिए नेहरू जी ने फ्रांस के लेखक अनातोले फ्रांस की एक कहानी सुनाई। कहानी बहुत ही मार्मिक है। पेरिस में एक गरीब बाजीगर रहा करता था, जो सड़कों पर कलाबाजी दिखाकर, अपनी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर अपना पेट भरा करता था। आजीविका के लिए उसके पास और कोई काम नहीं था और इसके बावजूद वह कहीं न कहीं अंदर से धार्मिक था। क्रिसमस का दिन था, लोग गिरजे में जा रहे थे, माता मरियम के लिए बहुत सारे तोहफे लेके जा रहे थे। वह बाजीगर भी चाहता था कि वह माता मरियम को कुछ तोहफा दे, लेकिन उसके पास तोहफा देने के लिए कुछ नहीं था। वह तो अपने खाने का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से कर पाता था, तो तोहफे के लिए कहाँ से कुछ ले आ पाता। फिर उसे अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना वह अपनी कला माता मरियम को दिखाकर उन्हें तोहफा दे। रात में जब चारों ओर शांति फैल गई, गिरजे में सारे लोग सो गए, तो वह बाजीगर चुपचाप गिरजे में चला गया और माता मरियम की मूर्ति के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर वह अपनी कला दिखाने लगा। थक कर वह पसीने पसीने हो गया और अचानक आहट की आवाज़ जब पादरी को सुनाई दी, तो उसे लगा कि गिरजे में कोई जानवर घुस आया है। वह जल्दी से गिरजे के अंदर आया, तो जब उसने माता मरियम की मूर्ति के सामने उस बाजीगर को अपनी कला का प्रदर्शन करते देखा, तो उसे क्रोध आ गया। वह तेज़ी से आगे बढ़ा ताकि वह उस बाजीगर को लात मारकर गिरजे से बाहर निकाल दे। तभी अचानक उसने क्या देखा कि माता मरियम अपनी मूर्ति से बाहर आ रही हैं। मूर्ति से बाहर आकर माता मरियम धीरे से उस बाजीगर के पास पहुंची और अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने लगी। यह देखकर पादरी चकित रह गया। नेहरू जी इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि धर्म वास्तव में कर्म कांडों में नहीं होता। ऊपरी दिखावा, तड़क भड़क और कर्म कांड से हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन की शुद्धता, आत्मिक प्रेम जरूरी है, जो उस बाजीगर के पास था। इसलिए माता मरियम अपनी मूर्ति से बाहर निकलकर उसके पास पहुंच गई। तो नेहरू जी धर्म को लेकर बहुत ही तार्किक थे। कुछ और घटनाओं का जिक्र लेखक करता है, जिससे नेहरू जी के स्वभाव की अन्य बातों का पता चलता है। लेखक नेहरू जी के मेहनती स्वभाव की चर्चा करता है। दिन भर वह बैठकों में व्यस्त रहते, इधर उधर मुलाकात करते। इसके बावजूद आने के बाद वह देर रात तक चिट्ठियाँ लिखवाया करते थे और उसके बाद जब लेखक सुबह उठकर देखता तो वो चरखा काटा करते थे। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति नेहरू जी में कितनी आस्था थी। सुबह उठकर उनका चरखा काटने का जो जिक्र है, वह सिर्फ यही दिखाने के लिए है। लेखक एक घटना का जिक्र करता है जिससे नेहरू जी के विनम्र स्वभाव का पता चलता है। लेखक जब नीचे आया तो अखबार रखा हुआ था और लेखक को पता था कि अभी नेहरू जी नीचे आएंगे अखबार पढ़ने के लिए।
वह बहाना ढूंढना चाहता था जिससे नेहरू जी से उसकी बातचीत हो पाए, और इसलिए वह जानबूझकर अखबार लेकर खड़ा हो गया और यूं ही पन्ने पलटने लगा। उसे उम्मीद थी कि नेहरू जी आएंगे तो उसे अखबार मांगेंगे और इस तरह से बातचीत हो जाएगी। लेखक खड़ा रहा, नेहरू जी आ गए, लेकिन नेहरू जी ने अखबार मांगने की बजाय वहाँ खड़े होकर इंतजार करना बेहतर समझा। वह इंतजार करते रहे। लेखक यूं ही पन्ने पलटता रहा अखबार का। वह थोड़ा सा भयभीत भी था, पैर कांप रहे थे नेहरू जी के सामने खड़े होने में। वह सोच रहा था कि जल्दी से नेहरू जी अखबार मांगे और वह अखबार देकर चला जाए, लेकिन नेहरू जी इंतजार करते रहे। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं भी थोड़ा सा देख लूँ। लेखक बिल्कुल शर्मिंदा हो गया और उसने जल्दी से अखबार नेहरू जी को सौंप दिया। तो इससे पता चलता है कि नेहरू जी में अपनी लोकप्रियता या अपनी ऊंचे कद का कोई घमंड नहीं था। वह काफ़ी विनम्रता से नए लोगों से भी बात करते थे। यह भी नेहरू जी की लोकप्रियता का एक कारण था। लेखक का तीसरा संस्मरण है यासिर अराफात के बारे में। अब गांधी और नेहरू के बारे में तो थोड़ी बहुत बातें आप जानते होंगे पहले से, इसलिए मैंने बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि महात्मा गांधी कौन थे या जवाहरलाल नेहरू कौन थे। लेकिन मुझे लगता है कि यासिर अराफात के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देनी चाहिए। यासिर अराफात फ़िलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता थे और फ़िलिस्तीन के अस्थायी सरकार के मुखिया थे। फ़िलिस्तीन की समस्या अभी तक भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। फ़िलिस्तीन की काफ़ी सारी ज़मीन अभी भी इजराइल के कब्ज़े में मानी जाती है, और फ़िलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा उन ज़मीनों को इजराइल के कब्ज़े से छुड़ाकर आज़ाद फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष उस समय भी जारी था, और यासिर अराफात के नेतृत्व में फ़िलिस्तीन की अस्थायी सरकार अफ्रीका के देश ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस से काम कर रही थी। उन दिनों संजोग से लेखक को भी ट्यूनिस जाने का मौका मिला। लेखक उन दिनों अफ्रो एशियाई लेखक संघ का महामंत्री था, और उसी अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने वाला था ट्यूनीसिया में। तो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखक ट्यूनिस गए हुए थे। वहाँ पर एक पत्रिका है लोटस, जो कि प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका थी। लोटस के संपादक ने लेखक को सूचना दी कि उन्हें अराफात ने आमंत्रित किया है, उनको और उनकी पत्नी को, दोपहर के भोजन के लिए। जब लेखक अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे तो अराफात अपने अधिकारियों के साथ बाहर ही स्वागत के लिए मौजूद थे। लेखक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अराफात लेखक और उनकी पत्नी को अपने साथ खाने की मेज़ के पास ले गए। काफ़ी देर तक अराफात ने लेखक के साथ बातें की। लेखक के लिए खुद उन्होंने शहद की चाय बनाई। उन्हें और उनकी पत्नी को फल छील छील कर खिलाते रहे। खाने के ठीक पहले जब लेखक गुसल खाने में गया तो गुसल खाने से निकलने के बाद वह यह देखकर हैरान रह गया कि अराफात स्वयं तौलिया लेकर गुसल खाने के बाहर खड़े थे। इन घटनाओं से यासिर अराफात की मेहमान नवाजी का पता चलता है कि किस तरह वह अतिथियों के स्वागत के लिए स्वयं तत्पर रहते थे। लेखक एक घटना का जिक्र करता है जिससे गांधी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय छवि का पता चलता है, और साथ साथ हम यह भी देख सकते हैं कि फ़िलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता गांधी को क्या समझते थे। जब विभिन्न नेताओं के जिक्र के संदर्भ में गांधी का जिक्र आया तो तुरंत अराफात ने कहा कि गांधी सिर्फ आपके नेता नहीं हैं, वे हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय हैं हमारे लिए जितने वे आपके लिए थे। इससे यह पता चलता है कि गांधी सिर्फ भारत में ही लोकप्रिय नहीं थे, बल्कि भारत से बाहर भी वो आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। यासिर अराफात ने गांधी के आदर्शों का जिक्र किया। साथ साथ लेखक को यह भी बताया कि किस तरह से उन्होंने गांधी के आदर्शों को अपनाया है और अपने आंदोलन में उनका इस्तेमाल किया है। तो इस तरह हमारे पास 3 संस्मरण हमने देखा, गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में और यासिर अराफात के बारे में। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जिनके साथ लेखक ने कुछ पल गुजारे और उनको इस संस्मरण में हमारे सामने रखा है। इससे हमें उन तीनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनके स्वभावों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। धन्यवाद।